नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य में जो है हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। और अशोक की क्लास कल की क्लास में हमने जाना था कि गद्दी पर कब बैठे थे, उत्तराधिकार का युद्ध कितने दिनों तक चला था, और अशोक ने जो है उत्तराधिकार के युद्ध में जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। आज उसके अभिलेखों के बारे में जानेंगे। अभिलेख कितने थे, शिलालेख कितने थे, इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य की तीसरी क्लास। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की तीसरी क्लास आज की हो जाती है। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। यानी भारत में जो अभिलेख मिले उनकी ब्राह्मी लिपि यानी प्राकृत भाषा, जो पाकिस्तान में मिले थे उनकी खरोष्टी लिपि है। तो पाकिस्तान में मिले थे मानसेर और शहबाजगढ़ी, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि थी, और जो एशिया माइनर यानी तुर्की में मिले हैं वहाँ उनकी जो है ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि थी। तो आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, इन अभिलेखों का मकसद क्या था इनको जारी करने का। तो इनका मकसद था यानी जनता तक अपने संदेशों को जनता तक भेजने के लिए जो है इन अभिलेखों एवं शिलालेखों का जो है प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको लिखेंगे अशोक के अभिलेखों की भाषा। अशोक के अभिलेखों की अभिलेखों की भाषा। अशोक के अभिलेखों की भाषा की यदि बात की जाए तो जो भारत में मिले थे, जो भारत में मिले उनकी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं जो पाक में मिले यानी पाकिस्तान में मिले थे, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। और पाकिस्तान में दो मिले थे, कौन कौन से थे? मानसेरा, मानसेरा और शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी। तो ये पूछा जाता है कि मानसेरा अभिलेख जो है कहाँ मिला था? ये पाकिस्तान में है। साथ ही अफगानिस्तान में देख लेते हैं। अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में मिले थे उनकी लिपि क्या थी? अरमाइक लिपि, अरमाइक लिपि क्या थी दोस्तों? अरमाइक लिपि थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे एशिया माइनर, एशिया माइनर यानी जो तुर्की में है, तुर्की यानी एशिया माइनर। तो यहाँ पर जो है ग्रीक लिपि में, ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि। तो ये आपको याद रखना है, ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, इनका मकसद क्या था? यानी जनता तक अपने संदेशों को भेजने के लिए अभिलेखों या शिलालेखों का प्रयोग किया गया था। जनता तक, जनता तक अपने संदेशों को भेजने के लिए, भेजने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। याद रखें दोस्तों, इनका प्रयोग जो है किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनका प्रयोग किया गया था। तो शिलालेखों या अभिलेखों का, अभिलेखों और अभिलेखों व शिलालेखों का प्रयोग। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख जो है काय पे लिखे जाते थे? अभिलेख पत्थर पर लिखे जाते थे, पत्तों पर लिखे जाते थे, तांबे पर, लोहे पर लिखे जा सकते थे। लेकिन शिलालेख की यदि बात की जाए तो केवल पत्थर पर लिखे जाते, केवल पत्थर पर जो है लिखे जाते थे शिलालेख। तो ये आपको
याद रखना है, और ये किसी पर भी तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कलिंग युद्ध की। तो कलिंग युद्ध जो है, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। यानी कब हुआ था? 261 BC में हुआ था ये कलिंग युद्ध। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है कलिंग? तो वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग की उस समय राजधानी थी तोसली, और यहाँ के राजा थे पद्मनाभ। कौन दोस्तों? पद्मनाभ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सी नदी थी? दया नदी के किनारे जो है ये युद्ध हुआ था। और साथ ही दोस्तों अशोक ने जो है भैरी घोष की नीति जो है अपनाता था। यानी अशोक ने जो है भैरी घोष की नीति अपनाता था। भैरी घोष की नीति यानी युद्ध की नीति होती थी। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने धम्म घोष की नीति अपना ली थी। धम्म घोष की नीति मतलब शांति की नीति। और इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में जो है मिलता है। साथ ही बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली। व शिक्षा की बात की जाए तो उपगुप्त से जो है ली थी। अब दोस्तों इसने ऐसा क्यों किया था कि एकदम जो है इसका हृदय परिवर्तन हो गया कि भैरी घोष की नीति छोड़कर जो है इसने धम्म घोष की नीति अपना ली थी। यानी कहा जाता है इसका जो भतीजा था यानी सुसीम का बेटा था निर्ग्रोध, ये जो है उससे बौद्ध धर्म की शिक्षा यानी बौद्ध धर्म की कहानियाँ जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो है बातें करता रहता था। तो धीरे धीरे जो है अशोक पर बौद्ध धर्म का जो है प्रभाव पड़ने लगा था। इसीलिए जब ये कलिंग युद्ध हुआ था तो इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए थे। तो इसी के कारण जो है एकदम इसका हृदय परिवर्तन हो गया कि एकदम जो है ना इतने लोग मारे गए। तो इस बात को लेकर जो ये दुखी हुआ, और ऊपर से जो है इसके ऊपर जो है धीरे धीरे किसका? बौद्ध धर्म का जो है प्रभाव हो रहा था। तो इसी कारण जो है यहाँ से यानी इसी युद्ध के बाद जो इसने भैरी घोष की नीति छोड़कर जो है धम्म घोष की नीति अपना ली थी, यानी शांति की नीति जो है अपना ली थी। तो इसी प्रकार जो है ये इसने भैरी घोष की नीति की जगह शांति की नीति जो है अपनाई थी। तो लिखेंगे दोस्तों कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध की यदि बात की जाए तो ये कब लड़ा गया था? 261 BC में हुआ था। यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया था। 8वें वर्ष जो है लड़ा गया। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी ये वर्तमान में कहाँ पे? वर्तमान की यदि बात की जाए तो ये कलिंग कहाँ पे? वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग उड़ीसा में। वर्तमान में कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कलिंग की राजधानी। कलिंग की राजधानी की यदि बात की जाए तो तोसली थी। तोसली यहाँ की राजधानी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के राजा कौन थे? पद्मनाभ जो है यहाँ के राजा थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किस नदी के किनारे लड़ा गया था ये? दया नदी के किनारे। दया नदी के किनारे लड़ा गया ये युद्ध जो है दोस्तों, दया नदी के किनारे जो है लड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अशोक की नीति। अशोक की नीति क्या रही थी अब तक? भैरी घोष की नीति रही थी। भैरी घोष की नीति जो है अशोक की रही थी अब तक। और इसका मतलब होता है दोस्तों युद्ध की नीति। याद रखें दोस्तों, युद्ध की नीति जो है रही थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कलिंग युद्ध के बाद, यानी अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद धम्म घोष की नीति अपना ली थी। धम्म घोष यानी शांति की नीति। अपना ली थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को
अपना लिया था। तो ये आपको याद रखना है, यानी अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद जो है इसने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस कलिंग युद्ध का वर्णन जो है, यानी इस कलिंग युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में जो है मिलता है। यानी इस युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। याद रखें दोस्तों, 13वें शिलालेख में जो है मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली थी। यानी बौद्ध धर्म की अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा की यदि बात की जाए तो अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली थी। निर्ग्रोध से ली। व शिक्षा की यदि बात की जाए तो शिक्षा उपगुप्त से ली थी। किससे दोस्तों? उपगुप्त से ली थी। तो यह आपको याद रखना है, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अशोक की शादियाँ, यानी अशोक की पत्नी कौन कौन थी? देवी थी। और अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो देवी, कारुबाकी और पद्मावती, ये इसकी 3 बीवियाँ थी। और साथ ही अब इनकी संतान कौन कौन थी? तो देवी की संतान थी महेंद्रगिरी, संघमित्रा, चारुमती, कारुबाकी की तीवर और पद्मावती की थी कुणाल, जो कि इसका अशोक के बाद जो है गद्दी पर बैठेगा। तो इन सभी के बारे में लिख लेते हैं, गद्दी पर कौन जो है बैठेगा। तो लिखेंगे दोस्तों अशोक की पत्नियों के बारे में। अशोक की पत्नियाँ, अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो पहली पत्नी थी दोस्तों इसकी देवी। अब इसकी संतान कौन कौन थी? महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती, ये तो है देवी की संतान है। अब दोस्तों दूसरी बीवी थी कारुबाकी, ये दूसरी बीवी थी कारुबाकी, जिसका बेटा था तीवर, ये तीवर। और तीसरी पत्नी थी पद्मावती। अब दोस्तों इसका पुत्र था कुणाल, और यही कुणाल जो है उत्तराधिकारी बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको भेजा था। लिखेंगे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा। तो किस किस को भेजा था यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। और ये जो हैं इसके पुत्र और पुत्री थी। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों तक्षशिला में किसको भेजा था? तक्षशिला की यदि बात की जाए मज्झांतिक को। किसको दोस्तों? मज्झांतिक को जो है भेजा था। किसको दोस्तों? मज्झांतिक को भेजा था। अब हिमालयी क्षेत्र की यदि बात की जाए मज्झिम को भेजा था। किसको दोस्तों? मज्झिम को जो है भेजा था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले अभी इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा बाद में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, यानी जो अशोक के अभिलेख थे उनकी भाषा क्या क्या थी। यानी जो भारत में मिले उनकी ब्राह्मी लिपि, जो पाक में मिले खरोष्टी लिपि में थे मानसेरा और शहबाजगढ़ी, ये दोनों पाकिस्तान में मिले हैं।
अफगानिस्तान की बात की जाए तो अरमाइक लिपि थी यहाँ पे। एशिया माइनर यानी तुर्की में ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इन अभिलेखों का मकसद क्या था, यानी जनता तक अपने संदेशों को भेजने के लिए इनका प्रयोग किया गया था। अभिलेखों और शिलालेखों का जो है प्रयोग किया गया था। अभिलेखों की बात की जाए तो किसी पर भी, जैसे इनको जो है दोस्तों दीवारों पर लिख सकते थे, पत्थर पर लिख सकते थे, तांबे पर, लोहे पर, पत्तों पर इनको लिख सकते थे। शिलालेखों की यदि बात की जाए तो शिलालेख जो है केवल पत्थर पर लिखे जाते थे, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की यदि बात की जाए तो ये 261 BC में लड़ा गया था, यानी अशोक के जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 BC में जो है हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कलिंग की यदि बात की जाए तो वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। राजा थे दोस्तों पद्मनाभ। किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था? दया नदी के किनारे पर जो है युद्ध लड़ा गया था। अशोक की नीति क्या थी? भेरी घोष की नीति थी, यानी युद्ध की नीति थी अशोक की, यानी युद्ध करो और राज्य को जीतो, बस इसकी ये नीति थी। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो है इसने धम्मघोष की नीति जो है अपना ली। धम्मघोष की नीति मतलब शांति की नीति जो है इसने अपना ली थी कलिंग युद्ध के बाद। अब दोस्तों इसने एकदम ऐसा क्यों किया था? ये अपने भतीजे निर्गिरोध से जो है बौद्ध धर्म की प्रेरणा जो है लेता रहता था, तो इस पर जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जो प्रभाव पड़ने लगा था। अब जैसे ही इसने कलिंग युद्ध लड़ा, इसने देखा यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 1 से 1.5 लाख लोग जो है इस कलिंग युद्ध में जो है मारे गए थे। तो इसी को लेकर जो है ये परेशान हुआ, इसके दिल में जो है दया आई, तो इसने जो है इसलिए इसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया और इसने भेरी घोष की नीति छोड़कर जो है दोस्तों धम्मघोष की नीति जो है अपना ली थी। और इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। यानी इस युद्ध का वर्णन जो है कहाँ पे मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली थी। और साथ ही शिक्षा की बात की जाए तो उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है ली थी अशोक ने, तो ये आपको याद रखना है। प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से और शिक्षा उपगुप्त से ली थी। साथ ही अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो इसकी पत्नी एक तो देवी थी जिसकी संतान है महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। दूसरी थी कारुबा की जिसकी संतान थी तीवर। तीसरी पत्नी है पद्मावती जिसकी संतान है कुणाल। और यही कुणाल जो है अशोक के बाद गद्दी पर बैठेगा, यानी यही उत्तराधिकारी जो है बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था, श्रीलंका में भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तक्षशिला में मध्यांतिक को भेजा था और हिमालयी क्षेत्र में जो है मज्जिम को जो है भेजा था। किसको दोस्तों? मज्जिम को जो है भेजा था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में जो है सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने किया था? तो अशोक ने। यानी भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का यानी पत्थरों पर लिखने का प्रारंभ या शुरुआत की थी अशोक ने। साथ ही दोस्तों अशोक के शिलालेखों की यदि बात की जाए तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। स्तंभ लेख की यदि बात की जाए तो 7 स्तंभ लेख हैं। स्तंभ लेख क्या होता है? यानी पिलर पर लिखवाया जाता था। साथ ही गुहालेख की यदि बात करते हैं तो 3 गुहालेख हैं। गुहालेख मतलब गुफाओं में जो है लेख लिखे जाते थे, यानी संदेश जो है लिखे जाते थे। तो अब इनको लिख लेते हैं, फिर एक एक करके जो है इसके सारे शिलालेखों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। किसने दोस्तों? अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने जो है करवाया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख की यदि बात करते हैं तो 14 शिलालेख हैं। कितने दोस्तों? 14 शिलालेख हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्तंभ लेख की यदि बात की जाए तो स्तंभ लेख कितने हैं? 7 स्तंभ लेख हैं दोस्तों। इस प्रकार जो है ये स्तंभ होता था, यानी एक पिलर टाइप का होता था और इस पर जो है लेख लिखे जाते थे। क्या होते थे दोस्तों? स्तंभ। याद रखें दोस्तों, ये स्तंभ था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गुहालेख की यदि बात की जाए तो गुहालेख कितने थे? 3 थे।
गुहालेख का मतलब होता है जो गुफाओं में जो है लिखे जाते थे। कहाँ पे दोस्तों? गुफाओं में जो है लिखे जाते थे। अब देखते हैं दोस्तों अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख की यदि बात की जाए तो अशोक के 14 शिलालेख कौन कौन से और इनमें किसके बारे में चर्चा की गई है। अब दोस्तों जिन शिलालेखों से जो है क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ हम उन्हीं को जो है करेंगे, बाकी को जो है नहीं करेंगे। तो पहला शिलालेख लिखेंगे यहाँ पे, पहला शिलालेख। और पहले शिलालेख में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो पहले शिलालेख की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है पशु बलि की निंदा, अहिंसा और समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। तो पहले शिलालेख में कहा गया है पशु बलि की निंदा, अहिंसा व समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा दक्षिण राज्यों का उल्लेख, जैसे चेल, चोल, पांडे और सतीय पुत्र, इन सभी के बारे में बात की गई। तो दोस्तों अब एक एक करके इनको लिख लेते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे। पशु बलि, पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा, अहिंसा, अहिंसा और समस्त समस्त प्रजा हमारे पुत्र, समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। तो ये कहा गया है किसमें? पहले शिलालेख में जो है कहा गया। अब दोस्तों दूसरे शिलालेख की यदि बात करते हैं, दूसरा शिलालेख। तो दूसरे शिलालेख की यदि बात की जाए तो दोस्तों दूसरे शिलालेख की यदि यहाँ पे बात की जाती है तो दूसरे शिलालेख में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो दोस्तों इसमें कहा गया है पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा दक्षिण राज्यों का वर्णन, दक्षिण राज्यों का वर्णन या उल्लेख। तो कौन कौन से दक्षिण राज्य थे? चेल, चोल, चेल चोल, पांडे, पांडे और सतीय पुत्र, सतीय पुत्र, इनके बारे में जो है दोस्तों यहाँ पे बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तीसरे शिलालेख की। तीसरे शिलालेख। दोस्तों तीसरे शिलालेख की यदि बात की जाए तो तीसरे शिलालेख में किसके बारे में बात की गई है? तो इसमें अधिकारी, रज्जुक, युक्तक व प्रदेशक के बारे में बताया गया। अधिकारी, अधिकारी यानी रज्जुक, रज्जुक, युक्तक, युक्तक, प्रदेशक, इनके बारे में बताया गया। अब दोस्तों इनका क्या काम था? प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करना, भ्रमण करना, इसके बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चौथे शिलालेख के बारे में। चौथा शिलालेख। चौथे शिलालेख में जो है, इस चौथे शिलालेख में दोस्तों किसके बारे में बताया गया? चौथे शिलालेख में तो इसमें भेरी घोष की नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। भेरी घोष की नीति, भेरी घोष की नीति के स्थान पर, स्थान पर धम्म घोष, धम्म घोष की नीति, किसकी दोस्तों? धम्म घोष की नीति अपनाई। तो इसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया। अब दोस्तों पांचवें शिलालेख की यदि बात करते हैं, पांचवा शिलालेख। पांचवें शिलालेख की यदि बात की जाए तो पांचवें शिलालेख में जो है किसके बारे में बताया गया दोस्तों? इसमें जो है धम्म महामात्र, धम्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में, की नियुक्ति के बारे में जो है बताया गया है। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, प्रचार के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं छठे शिलालेख की। छठा शिलालेख।
छठे शिलालेख में जो है दोस्तों किसके बारे में बताया गया? छठे शिलालेख की यदि बात करते हैं तो इस छठे शिलालेख में कहा गया है आत्मनियंत्रण, यानी यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय उसको जो है अवगत करा सकते हैं। लिखेंगे आत्मनियंत्रण, आत्म नियंत्रण, यानी यदि जन कल्याण की बात है, जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय उसको अवगत करा सकते हैं। किसी भी समय जो है अवगत करा सकते हैं, किसी भी समय जो है अवगत करा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने करवाया था? अशोक ने जो है करवाया था शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 शिलालेख हैं अशोक के। अब दोस्तों स्तंभ लेख की यदि बात की जाए तो 7 स्तंभ लेख हैं। ये होता है स्तंभ लेख, यानी पिलर पर जो है लिखवाया जाता है। इन्हें आगे हम पढ़ेंगे। गुहा लेख की बात की जाए तो 3 गुहा लेख हैं। कितने दोस्तों? 3 हैं गुहा लेख, जो कि गुफाओं में लिखे जाते हैं। अशोक की यदि बात करते हैं 14 शिलालेख। अब इन 14 शिलालेखों में जैसे पहले शिलालेख की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है पशु बलि की निंदा, यानी पशुओं की जो है बलि नहीं चढ़ानी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, और समस्त प्रजा हमारे पुत्र के समान है, यानी जो हमारी सभी प्रजा है वे हमारे पुत्र के समान है। यह पहले शिलालेख में अशोक ने कहा है। दूसरे शिलालेख की बात की जाए तो इसमें पशु चिकित्सा, यानी पशुओं की चिकित्सा के बारे में दक्षिण राज्यों के वर्णन यानी उल्लेख के बारे में कहा गया, जैसे चेल, चोल, पांडे और सतीय पुत्र के बारे में बताया दूसरे शिलालेख में। अब तीसरे शिलालेख की बात की जाए तो इसमें जो है अपने अधिकारी जैसे राज्यों को युक्तक और प्रादेशक, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में जो है पूरे साम्राज्य का तुमको भ्रमण करना है, यानी पूरे साम्राज्य में घूमना और ये पता लगाना है कि किसी जनता को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे आकर बताओ ताकि मैं उस समस्या को दूर कर सकूं, ये कहा था अशोक ने। तो ये तीसरे शिलालेख में बताया गया इसके अधिकारियों के बारे में। चौथे शिलालेख की यदि बात की जाए तो इसमें भेरी घोष की नीति के स्थान पर जो है धम्म घोष की नीति अपनाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में जो है कहा गया है कि अशोक ने भेरी घोष की नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी? चौथे शिलालेख में बताया गया है। 5वें शिलालेख की बात करते हैं तो धम्म महामात्र की नियुक्ति, यानी धम्म महामात्र की नियुक्ति। अब ये धम्म महामात्र कौन होते थे? यानी बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जो है ये नियुक्त करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं छठे शिलालेख। छठे शिलालेख की यदि बात करते हैं तो आत्मनियंत्रण, यानी यहाँ पे कहा गया है यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी उसको किसी भी समय अवगत करा सकते हैं, यानी जन कल्याण मतलब जनता के फायदे की बात है तो उसके अधिकारी जो है अशोक को किसी भी समय आकर बता सकते हैं। तो ये कहा गया है छठे शिलालेख में। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो शिलालेख बचे हैं और आगे के जो और पॉइंट जो है बचे हैं उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।